नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी नौकरी के यूट्यूब चैनल में। अभी हम हैं 68th बीपीएससी टॉपर मिस प्रियंकी मेहता जी के साथ, जिनके साथ अभी हम जानेंगे कि कैसे इन्होंने बीपीएससी जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया, क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ थी, कहाँ से ये बिलॉन्ग करती हैं और भी बहुत कुछ है जो जानेंगे इनसे। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो देखिए। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आप बताइए थोड़ा-सा अपने बारे में कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं और आपने ये तैयारी कब से शुरू की? कौन-सा अटेम्प्ट है आपका? हाँ, तो मैं संदलपुर में रहती हूँ, जो कि पटना में स्थित है और ये मेरा पहला प्रयास था। उसके अलावा आपने क्या पूछा? मैं पूछा हूँ कि कब से आप ये प्रिपरेशन कर रहे हैं हाँ, बीपीएससी? तो प्रिपरेशन तो काफ़ी लंबी थी, जो फाउंडेशन बिल्ड करना होता है, वो तो काफ़ी लंबी प्रक्रिया थी। लेकिन जो बीपीएससी स्पेसिफिक तैयारी, वो मैंने ग्रेजुएशन के बाद करी थी, 2022 के बाद करी थी। 2022 के बाद हाँ, मतलब ये पहला अटेम्प्ट है आपका बीपीएससी का? जी। मेंस में पहली बार पेपर में आपने दिया? हाँ, क्योंकि 67 के वक़्त मैं ग्रेजुएशन ही कर रही थी, तो मैं एलिजिबल ही नहीं थी, तो 68 ही मेरा पहला प्रयास था ग्रेजुएट करने के बाद। सुना है कि आपका जो इंटरमीडिएट में भी आपका स्टेट टॉपर थे आप? जी। हाँ, राज्य में मेरी दूसरी रैंक थी। दूसरे रैंक से, चलिए बहुत-बहुत बढ़िया है। यूपीएससी का भी आपने पेपर लिखा है? हाँ, मेरा मेंस क्लियर हो चुका है। इंटरव्यू अभी शेड्यूल्ड है मार्च-अप्रैल में, प्रोबेबली कभी भी हो सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। पहली बार तो मैं बीपीएससी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और यूपीएससी भी आपका हो जाए। जी सर, धन्यवाद। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप थोड़ा-सा बताएँ अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि दादाजी मैंने आर्टिकल्स वगैरह में कुछ पढ़े हैं कि दादाजी भी थे रेवेन्यू और लैंड ऑफिसर के थ्रू, आप भी आए हैं इसी मतलब पोस्ट पे। तो आपको क्या आपने पहले से ये डिसाइड कर रखा था कि यही करना है? कैसे इन चीज़ों में कैसे आए आप? मेरे दादाजी पटना सचिवालय में राजस्व विभाग में वो एक क्लर्क थे और मेरे पापा जो हैं वो उनकी इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर शॉप है और ऐसा नहीं था कि इसी में आना है, मतलब बचपन से रुचि थी सिविल सेवा की तरफ, तो मन में था कि हाँ, या तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या तो रेवेन्यू सर्विस, तो दोनों में से, और इसमें एसडीएम तो था नहीं, तो इसीलिए रेवेन्यू सर्विस मेरी दूसरी प्रायोरिटी थी। अच्छा, मतलब आपने जो सब्जेक्ट वगैरह चूज़ किया ग्रेजुएशन के लिए, तो पहले से आपका माइंडसेट था कि हमें करना बीपीएससी है या यूपीएससी है? नहीं, ऐसा नहीं, मतलब मेरा 11-12 भी ह्यूमैनिटीज से था, उस टाइम भी पॉलिटिकल साइंस था, तो जो जैसे उस टाइम हिस्ट्री भी था, पॉलिटिकल साइंस भी था, इकोनॉमिक्स भी था, तो तीनों में से मेरी जो सबसे ज़्यादा रुचि थी वो पॉलिटिकल साइंस में थी। तो मैंने पॉलिटिकल साइंस इसलिए नहीं चुना कि मुझे बीपीएससी या यूपीएससी करना था, मैंने पॉलिटिकल साइंस इसलिए चुना क्योंकि मुझे पॉलिटिकल साइंस एक्चुअली करना था, मुझे वो सब्जेक्ट पसंद है। तो अगर मैं नहीं भी करती तो मैं पॉलिटिकल साइंस से ही मे बी अकेडमिक्स में जाती, पीएचडी करती, जो भी करती। तो पॉलिटिकल साइंस मुझे हमेशा से पसंद है, इसलिए मैंने ग्रेजुएशन में उसको ऑनर्स भी लिया और मैंने ऑप्शनल भी उसी को लिया। मतलब आपने इंटरेस्ट पे ही फोकस किया कि अभी हाँ, करना क्या है? क्योंकि ऑप्शनल जो होता है उसको आपको बहुत बार, अगर सपोज आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स देने पड़े, तो सेम सिलेबस आपको कितनी बार रिवाइज करना होता है, और कितनी बार रिवाइज, और पूरा आप कोचिंग पे तो डिपेंड नहीं कर सकते। कितना भी कोई कोचिंग कर ले, कितना भी कितने भी फेमस टीचर्स से, लेकिन अल्टीमेटली थोड़ा तो खुद करना पड़ता है। तो अगर उस सब्जेक्ट की कॉम्प्रिहेंशन डेवलप नहीं हो पाई, आपको बेसिक आइडियाज़ आपको क्लियर नहीं हो पाए और इंटरेस्ट नहीं हो पाया, क्योंकि सेम चीज़ रिवाइज करते करते कभी कभी आपको बहुत बोरिंग लगने लगा वो सब्जेक्ट, मतलब बोरिंग तो लगने लगता है एक टाइम के बाद सब कुछ, लेकिन इतना लगने लगा कि आपकी एकदम पढ़ाई में रुचि नहीं रही, तो वो मुश्किल हो जाएगा। तो ऑप्शनल, अगर आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है जो आप और दो पसंद भी है आपको, तो ये इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। चलिए आपने कोचिंग के बारे में थोड़ा-सा बात किया ही है, तो मैं पूछना चाहता हूँ ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आता है मतलब एस्पिरेंट्स के माइंड में कि क्या कोचिंग लेना बेनिफिशियल होता है या सेल्फ स्टडी? मतलब अगर कोचिंग हम नहीं भी करते हैं, तो क्या हम खुद से पढ़ के ये क्रैक कर सकते हैं बीपीएससी? ये तो आपको पता होगा कि आप बिना कोचिंग के कर सकते हैं कि नहीं। जैसे मैंने अभी बोला, सेल्फ अवेयरनेस, आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या काम करेगा, नहीं करेगा। कुछ बच्चे कोचिंग के साथ बहुत एक्सेप्शनली परफॉर्म करते हैं, कुछ नहीं करते, तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने बिना कोचिंग के किया है तो बिना कोचिंग के करना चाहिए। मैं ये बिल्कुल प्रमोट नहीं करूँगी। अगर आपको हेल्प चाहिए, अगर आपको लगता है कि बिना गाइडेंस के आपसे नहीं हो पाएगा, तो डेफिनेटली गो फॉर कोचिंग। अच्छा, एक और चीज़ बताइए कि कहते हैं जैसे कि आपने ऑनलाइन रिसोर्सेज़ या फिर ऑफलाइन रिसोर्सेज़ किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया आपने? क्या ऑनलाइन भी मदद मिलती है? कुछ बताना चाहेंगे? सी, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं टेक्स्ट बुक इंसान वाली इंसान हूँ, मतलब मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है हार्ड कॉपी में, मतलब पीडीएफ हो गया या फिर ऑनलाइन जो मटेरियल, मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं फील करती। ऊपर से आइज़ पे जो स्ट्रेन होती है, तो आप लंबे समय तक नहीं पढ़ पाते, अटेंशन स्पैन भी काफ़ी रिड्यूस्ड हो जाता है, तो मैं किताब को लेके प्रॉपर अंडरलाइन करके वो जो पढ़ने में मेरा इंटरेस्ट आता है, तो मैं वही ओल्ड स्टाइल टाइप की स्टडी प्रेफर करती हूँ, बुक्स बनाना, पेपर एंड पेन एंड पेंसिल। तो
अच्छा, ऑनलाइन पीडीएफ वगैरह या फिर टेलीग्राम ग्रुप से काफ़ी लोग जुड़े हुए रहते हैं। अभी तो आपने देखा गूगल वगैरह यूट्यूब चैनल में भी काफ़ी सारे क्लासेस आते हैं, पेड क्लासेस होते हैं, फ्री क्लासेस भी होते हैं। तो क्या ये वाक़ई मतलब ये फ़ायदेमंद होते हैं या फिर हाँ, कुछ लोगों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं तभी तो वो चल रहे हैं। अगर एकदम फ़ायदेमंद नहीं होते तो इतने सारे चैनल्स नहीं होते, इतने बच्चे नहीं उनको जॉइन करते, इतने सारे टीचर्स नहीं होते। बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो पढ़ा रहे हैं डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स पे, जैसे फ़िज़िक्स वाला एक एग्ज़ाम्पल आपका। तो उन्होंने जो एजुकेशन को है जो एजुकेशन के सेक्टर को रिवॉल्यूशनाइज़ कर दिया है, डेमोक्रेटाइज़ कर दिया है कि आज कोई भी बच्चा बहुत कम पैसों में एजुकेशन ले सकता है। तो वो अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन है, वो एक रेवोल्यूशन है जिसकी तारीफ़ करनी पड़ेगी। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आपको ऑनलाइन सूट कर रहा है, किसके लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं, आपको खुद से पढ़ना पसंद आ रहा है। सबका अपना-अपना तरीका होता है, तो आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो करिए। हाँ, तो अब आते हैं कि आप न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल वगैरह किस चीज़ को प्रेफ़र करते हैं और कौन-सा है वो? हाँ, तो न्यूज़पेपर मैं कभी हिंदू पढ़ लेती थी, टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ लेती थी, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ लेती थी, टेलीग्राफ जो अवेलेबल हो मैं पढ़ लेती थी। और न्यूज़ चैनल जैसे मैंने बोला सनसद टीवी, डीडी नेशनल जो गवर्नमेंट की चैनल्स होती हैं, क्योंकि मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा रिलायबल, सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक। और एक सिविल सर्वेंट्स के लिए सबसे आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या होती है? जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती है, जो गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो उसके लिए वो वही चैनल्स मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा वही वैल्यूएबल थी और मैं उन्हीं को देखती थी। अच्छा, हिस्ट्री के लिए क्या प्रेफ़र करते हैं आप? हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटीज़ एंड एनसीईआरटीज़ जो हिस्ट्री के लिए कॉम्प्रिहेंसिव होती है। ज्योग्राफ़ी और और पॉलिटी साइंस के लिए भी? ज्योग्राफी के लिए तो होता है, लेकिन कुछ लोगों को एनसीईआरटी लग सकता है कि बहुत ज़्यादा फैक्ट छोटे से स्पेस में कंडेंस्ड है। तो अगर आपको लगता है कि आपको अलग से एक एक्सप्लेनेशन वाली बुक की ज़रूरत है तो वो ले लो, जो जैसे कंफर्टेबल हो। और पॉलिटिकल साइंस के लिए एनसीईआरटी जैसे लक्ष्मीकांत तो पढ़नी पड़ेगी पॉलिटी के लिए, बाकी एनसीईआरटी जैसे कि 11-12 की जो बुक है कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स हो गई या फिर इंडियन पॉलिटिक्स है, हाँ वो हेल्पफुल है। लेकिन उसके अलावा भी जैसे कि जो करंट के इश्यूज चल रहे हैं, वो तो आपको देखने, वो तो करंट अफेयर्स में आ जाएंगे। बाकी एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस के लिए सिर्फ सफिशिएंट नहीं है जीएस के लिए। करंट अफ़ेयर्स के लिए क्या करना है? किस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए? करंट जैसे मैंने बोला गवर्नमेंट की पॉलिसी, सिविल सर्विसेज में मेजॉरिटी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो है उसको आप करिए। जैसे कि मैंने बोला योजना योजना, फिर जो सनसेट टीवी पे आते हैं या फिर डीडी न्यूज़ पे जो डिबेट्स डिस्कशंस हो रहे हैं, उनको देखो क्या जो ब्यूरोक्रेट्स है वो क्या डिस्कस कर रहे हैं, पॉलिसी मेकर्स क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो वो काफ़ी हेल्पफुल है, न्यूज़पेपर देखो। और अगर आपको लगता है कि जैसे कुछ लोग, कुछ कोचिंग की मैगजीन्स होती हैं उनको भी लगता है कि मंथली, लेकिन वो क्या होता है कि एक बार होता है तो लगता है कि इतना रटना पड़ेगा, तो वो बच्चे डर जाते हैं। तो वो नहीं करना है तो डेली बेसिस पे देखो ना, 30 मिनट की वीडियो होती है, राज्यसभा टीवी पे पर्सपेक्टिव आता है, सुनो। इंग्लिश भी डेवलप होएगी, वोकैबुलरी भी बिल्ड होगा, और देखोगे कि ब्यूरोक्रेट्स क्या सोच रहे हैं, क्या आइडियाज़ चल रहे हैं, बहुत सारे पर्सपेक्टिव से वो डिस्कस करते हैं। तो अच्छा, लैंग्वेज पेपर के लिए क्या कहेंगे आप? लैंग्वेज पेपर पे लैंग्वेज पेपर हिंदी, हाँ, तो उसमें जैसे कुछ क्वेश्चंस जो आपने बचपन में ग्रामर में पढ़ी होती है ना, 5-6 क्लास में, वही होते हैं। संज्ञा क्या होता है, संज्ञा, कारक, सर्वनाम, परिभाषा, फिर विपरीत शब्द, पर्यायवाची, फिर वो ऐसे पूछते हैं पैसेज। तो उसके लिए जैसे जो हिंदी वाले हैं, उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं है। जो इंग्लिश वाले हैं वो, उनको थोड़ा कोशिश करना चाहिए, स्कूल के वक्त आपने पढ़ा था, थोड़ा एक बार बुक उठा के देख लो उसको। जो बेसिक डेफिनेशंस होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, वो देख लो तो उससे हो जाएगा। मतलब बेसिक ही होते हैं, हिंदी के जो ग्रामर्स होते हैं, हाँ, पहले वो वही। मुहावरे और वगैरह जो भी हैं। क्वेश्चंस काफ़ी रिपीटेटिव होते हैं, तो पिछले 5-6 साल के देख लो, तो उतना कर लोगे तो उतना पासिंग मार्क्स ही लाना है आपको, उतना आ जाएगा। सिर्फ जी। क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए उसमें। जी। अच्छा, एक और एस्से पेपर में मतलब एस्से राइटिंग में किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि टाइम भी हमारे पास ज़्यादा नहीं होता है, तो थोड़ा शॉर्ट में आप बता दीजिए इसके बारे में। ऐसे में मैं यही बोलूँगी कि जैसे देखो, जब ऐसे लिखने बैठो तो कोई भी क्वेश्चन है हो, जैसे कि हमारे यहाँ था, एक था मैथिली में था, मैथिली में कोई एग्जैक्टली प्रोवर्ब याद नहीं, साइंस विदाउट रिलीजन एंड रिलीजन विदाउट साइंस। तो जब जैसे हम सोचेंगे कि साइंस विदाउट रिलीजन, तो इसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में सोचो, फिर उसका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव देखो, फिर एक सोशल पर्सपेक्टिव देखो, फिर देखो कि अभी कुछ करंट में ऐसा चल रहा है क्या। जैसे साइंस विदाउट रिलीजन, तो रिलीजन वहाँ पे धर्म, इट वाज नॉट एग्जैक्ट रिलीजन, जो नॉर्मल वैल्यूज जो होते हैं। तो जैसे कि अभी जैसे कि एक जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन आ रहा है कि जो हम ऐसे बेबीज प्रोड्यूस करेंगे जिनका जो जीन पूल है उसको एडिट किया जा सकता है अपने हिसाब से, डिज़ाइनर बेबीज। तो वो साइंस तो है, लेकिन उसमें जो रिलीजन धर्मा वाला कॉन्सेप्ट है, वैल्यूज, जो आप लाइफ को कैसे ऑल्टर कर सकते हो। तो देखो,
तो आपको वो कॉन्टेम्पररी चीज़ें भी डालनी होंगी, तो आप अलग-अलग डायमेंशन से सोचो और एक डायमेंशन पे 3-4 प 2-3 पैराग्राफ से ज़्यादा मत लिखो। अगर उनको लगेगा कि आपने सेम एक ही थीम पकड़ लिया, उसी को 4 तरीके से लिख रहे हो, वो मत करो। ओके, ओके, ओके। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने इतना कुछ बताया इस वीडियो में। और एक और चीज़ बताइए कि एस्पिरेंट्स जो हैं, किस चीज़ पे ज़्यादातर फ़ोकस करें? अगर अगर वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी साइंस जो भी लेते हैं, वो ये सिर्फ़ एनसीईआरटी बेस्ड ही रहे या फिर आप अलग भी जा सकते हैं इससे निकल कर के? क्योंकि फिर मैंने क्या बोला कि हुँ, हुँ, सिलेबस देखो क्या है। हुँ। अगर आपको अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, आपको लगता है एनसीईआरटी आपको नहीं अच्छा लग रहा, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो बुक अच्छी लगती है वही देखो, बस कंटेंट उसकी अच्छी होनी चाहिए। थोड़ी सी स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए जो रिकमेंडेड हो या लोग पढ़ते हो। तो बस यही है कि ऐसा कुछ नहीं है ये पढ़ लो वो पढ़ लो। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीम